हेलो, मैं हूँ विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने हिंदी भाषा से संबंधित टॉपिक पर चर्चा किया था, जिसमें प्राकृतिक भाषा, पाली भाषा और फिर अपभ्रंश भाषा ये किस तरह विकसित हुए प्राचीन काल में। तो अब हम उसके आगे चर्चा करते हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा वो अपभ्रंश और उससे जन्मी आधुनिक भारतीय भाषाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपभ्रंश और उससे जन्मी आधुनिक भारतीय भाषाएं। उत्तर भारत में जो है अपभ्रंश के 7 भेद, कितने 7 भेद प्रचलित हैं, जिनसे आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो है जन्म हुआ, उनकी उत्पत्ति हुई इन्हीं अपभ्रंश के 7 भेदों से। तो अलग अलग हम देखते हैं। पहला अपभ्रंश है हमारा सौरसेनी अपभ्रंश। ये जितने चीज़ें हम बता रहे हैं ये सभी इम्पॉर्टेंट है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे शिक्षक पात्रता एग्ज़ाम हो या वनडे एग्ज़ाम हो। वनडे एग्ज़ाम में चाहे वो लेखपाल का एग्ज़ाम हो या यूपी SSC का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो पहला हमारा है सौरसेनी अपभ्रंश। इनसे जन्मी कौन सी आधुनिक भारतीय भाषा है? वो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली। तो ये सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई आधुनिक भारतीय भाषा है। सौरसेनी से क्या हुआ है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली। अगला है हमारा पैसाची अपभ्रंश से लहंदा, पंजाबी और कश्मीरी भाषा का उद्भव हुआ है, उत्पत्ति हुई है। किस अपभ्रंश से? पैसाची से। तो याद रखिए ये सब। और अगला है हमारा ब्राचड़ अपभ्रंश। इससे सिंधी, कौन सी? सिंधी भाषा का जन्म हुआ है ब्राचड़ अपभ्रंश से। खस अपभ्रंश से कौन सी भाषा का जन्म हुआ है? वो है पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली। ये तीनों आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म खस अपभ्रंश से हुआ है। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा का उद्भव हुआ है, महाराष्ट्री अपभ्रंश से। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से किस भाषा का जन्म हुआ है? पूर्वी हिंदी, बघेली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और मागधी से कौन सी भाषा का जन्म हुआ है? मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। ये इतने चीज़ हैं, आप इसको नोट कर लिए और इसको याद रखिए। अपभ्रंश भाषा में साहित्य का आरंभ कब हुआ था? जब अपभ्रंश भाषा का उद्भव हुआ तो उस समय साहित्य का भी आरंभ हुआ था, जो अपभ्रंश भाषा में लिखे गए थे। तो वो कब हुआ था? 8वीं सदी में। 8वीं सदी में एक कवि हुआ करते थे, स्वयंभू कवि। और ये 13वीं सदी तक जारी रहा। जो अपभ्रंश भाषा का जो साहित्य का आरंभ हुआ वो 8वीं सदी से आरंभ हुआ और 13वीं सदी तक जारी रहा। और स्वयंभू कवि जो इसके मुख्य थे। तो प्रमुख रचनाकार कौन थे अपभ्रंश से संबंधित? तो पहले थे हमारे स्वयंभू जो थे उनको क्या बोला जाता था? अपभ्रंश का वाल्मीकि। क्या बोला जाता है? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि। इन्होंने एक रचना लिखी है पौमचर्यू। क्या लिखी है? पौमचर्यू। अगले हमारे रचनाकार हैं धनपाल। इन्होंने क्या लिखा है? भविष्यत कहाँ। ये जो है अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है। ये चीज़ याद रखिए कि अगर क्वेश्चन आ गया, पूछ लिया कि अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य कौन सा है, तो वो होगा भविष्यत कहाँ। किसकी कृति है?
धनपाल की। तो ये चीज़ आप याद रखिए। और अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू को। पुष्पदंत, इन्होंने कौन सी कृति है इनकी? महापुराण, जसहर चर्यू। ये दो कृति है इनकी पुष्पदंत की, महापुराण और जसहर चर्यू। अगले हैं सरहपा, इनकी रचना है दोहा कोसी। अगले हैं कढ़हपा। ये सभी जो हैं अपभ्रंश भाषा से संबंधित रचनाकार हैं। अब अपने बाद जो है अवहट्ट भाषा विकसित हुआ, जो किसकी बीच की कड़ी थी? अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी थी अवहट्ट। अवहट्ट जो था वो अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी थी, जिसे क्या कहा गया? संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा। अवहट्ट को क्या नाम दिया गया है? अब अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा। इसका काल कब से कब है अवहट्ट भाषा का? 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। 900 से 1000 ईस्वी तक, 900 से 1100 ईस्वी तक जो है अवहट्ट का काल है। ये संक्रमणकालीन भाषा इसलिए बोला जाता है क्योंकि अपभ्रंश जो है वो ख़त्म नहीं हुआ था, उसके पहले ही अवहट्ट जो है उसका अवहट्ट भाषा का विकास, उद्भव शुरू हो गया, उसकी उत्पत्ति हुई और अपभ्रंश के ख़त्म होते होते जो है इसका विकास भी आरंभ हो गया। और फिर तो इसीलिए इसका जो कार्यकाल है वो 900 ईस्वी से लेके 1100 ईस्वी तक है। और ये अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच का संक्रमणकालीन और संक्रांतिकालीन भाषा है बोला जाता है। अवहट्ट भाषा से संबंधित जो रचनाकार थे वो कौन थे? अब्दुर रहमान। इनकी रचना क्या है? संदेश रासक। अगले हैं दामोदर पंडित, इनकी रचना है उक्त व्यक्ति प्रकरण। उक्त व्यक्ति प्रकरण, दामोदर पंडित की रचना क्या है? उक्त व्यक्ति प्रकरण। तीसरे हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, इनकी रचना है वर्ण रत्नाकर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर, इनकी रचना है वर्ण रत्नाकर। अगले हैं विद्यापति, इनकी रचना है कीर्तिलता। तो ये सभी जो है अवहट्ट भाषा से संबंधित रचनाकार थे। अब अगला पॉइंट है कि हिंदी जो है इसकी मूल उत्पत्ति जो है किससे मानी जाती है? सौरसेनी अपभ्रंश, मतलब पश्चिमी हिंदी से मानी जाती है। अगर आधुनिक भारतीय भाषाओं की बात करें तो वो पश्चिमी हिंदी से विकसित हुई है हिंदी, और अपभ्रंश की बात करें तो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है हिंदी। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति जो है सौरसेनी या पश्चिमी हिंदी से मानी जाती है। हिंदी के अंतर्गत इसके कई रूप प्रचलित हैं जिसको हिंदी बोला जाता है। जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं वो हैं ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू, राजस्थानी। ये सभी जो है किसके अंतर्गत आते हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू और राजस्थानी। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन से आते हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और बिहारी। ये सभी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और बिहारी। अब पहाड़ी देश की बोलियां कौन सी हैं? कुमाऊनी, गढ़वाली। ये पहाड़ी देश की बोलियां बोली जाती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली को। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हम हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान शब्द देखते हैं, ये संस्कृत के शब्द नहीं हैं, ये किसके शब्द हैं? फारसी के।
ये चीज़ याद रखिए कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये तीनों शब्द जो है वो फारसी हैं। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? उत्तर भारत में। संस्करण जो हिंदी का नामकरण जो हुआ है वो किसने किया है? ईरानियों ने और भारत के मुसलमानों ने किया है। तो हिंदी नाम का जो नामकरण है वो किसने किया है? ईरानियों और भारत के मुसलमानों ने। ईरानियों की एक धर्म पुस्तक है अवेस्ता। किसकी है? ईरानियों की प्राचीनतम धर्म पुस्तक है अवेस्ता। इसमें हिंदी और हिंदू शब्द मिलते हैं। इसमें हिंदी और हिंदू शब्द मिलते हैं। 6वीं शताब्दी के बादशाह जो थे नौशेरवां, उनके राजकवि ने पंचतंत्र की भाषा को क्या कहा है? जबान ए हिंदी। जबान ए हिंदी की संज्ञा दी है नौशेरवां के राजकवि ने पंचतंत्र की भाषा को। अगला है पॉइंट, 13वीं शताब्दी में भारत के एक फारसी कवि थे औफी। इन्होंने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। किसके लिए किया था? ये हिंदी की देसी भाषा के लिए किया था। मतलब कुछ शब्द होते हैं जिसका देसी भाषा में कुछ और बोलते हैं, तो इसी तरह हिंद को जो है हिंदवी देसी भाषा में बोला था। किसने? 13वीं शताब्दी में भारत के फारसी कवि थे औफी। उन्होंने 1228 ईस्वी में सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था हिंदी के देसी भाषा के लिए। आमिर खुसरो की एक रचना है खालिक बारी। इसमें इन्होंने हिंदवी शब्द 30 बार प्रयोग किया है और हिंदी शब्द जो है 5 बार किया है देसी भाषा के लिए। तो हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार प्रयोग किया है आमिर खुसरो ने अपनी खालिक बारी कृति में। प्रारंभ में हिंदी जो थी वो फारसी और देवनागरी दोनों लिपियों में लिखी जाती थी। प्रारंभ में हिंदी किन किन लिपियों में लिखी जाती थी? फारसी और देवनागरी दोनों लिपियों में लिखी जाती थी। संसार में कुल कितने प्रकार की भाषाएं हैं? लगभग 3000 भाषाएं हैं, जिनमें 20 भाषाएं जो हैं दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। इन 3000 भाषाओं में 20 भाषाएं जो हैं दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं, जिनमें इन 20 भाषाओं में 6 तो केवल भारतीय भाषाएं हैं जो सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। इनमें हिंदी जो है तृतीय स्थान पर है। तृतीय स्थान पर कौन है? हिंदी। बंगाली को 7वां स्थान प्राप्त है, उर्दू को 11वां, मराठी को 15वां, तेलुगु को 16वां और तमिल को 19वां स्थान प्राप्त है। पहला क्या है? पहले नंबर पर अंग्रेजी आता है, दूसरे नंबर पर चीन की एक भाषा है मैड्रिन, फिर तीसरे पर हिंदी, फिर चौथे पे स्पेनिश आता है। तो इस तरह हिंदी जो है तृतीय स्थान प्राप्त किया है सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले भाषाओं में। हिंदी केवल उत्तर भारत की ही भाषा नहीं थी। ये दक्षिण भारत के जो प्राचीन आचार्य थे वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, रामानुज, रामानंद, इन्होंने जो है इसी भाषा के माध्यम से अपने सिद्धांतों और मतों का प्रचार किया था। ये दक्षिण भारत के आचार्य थे। तो ये केवल उत्तर भारत में ही नहीं प्रचलित था हिंदी भाषा, ये दक्षिण भारत में भी था, क्योंकि दक्षिण भारत के जो आचार्य थे वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, रामानुज और रामानंद, इन्होंने इसी भाषा के माध्यम से अपने सिद्धांतों मतों का प्रचार प्रसार किया था। आ हिंदी राज्यों के जो संत कवि थे, आ हिंदी राज्य का मतलब ऐसे राज्य जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, वहाँ की जो राजभाषा है वो हिंदी नहीं है। तो आ हिंदी राज्यों के जो संत कवि थे, असम के कौन थे? शंकरदेव। महाराष्ट्र के कौन थे? नामदेव, ज्ञानेश्वर। गुजरात के कौन थे? नरसिंह मेहता। बंगाल के कौन थे? चैतन्य। तो इन्होंने भी हिंदी भाषा का ही प्रयोग करके अपने धर्म और साहित्य का माध्यम बनाया था हिंदी भाषा को।
तो ये चीज़ याद रखिए कि असम के कौन थे? शंकरदेव, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शंकरदेव जो संत कवि हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्थान से संबंधित हैं। तो असम के शंकरदेव, महाराष्ट्र के नामदेव और ज्ञानेश्वर, गुजरात के नरसिंह मेहता, बंगाल के चैतन्य महाप्रभु। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और मेरठ, सहारनपुर, देहरादून और अंबाला जिलों में खड़ी बोली बोली जाती है। लेकिन मेरठ की जो खड़ी बोली है, मेरठ की खड़ी बोली आदर्श और मानक मानी जाती है। तो कहाँ ये खड़ी बोली आदर्श और मानक मानी जाती है? मेरठ की। तो इतनी जगह पर खड़ी बोली बोली जाती है, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून और अंबाला जिलों में। अब अपभ्रंश के बाद हिंदी भाषा का विकास के बाद जो है, पहले प्राचीन हिंदी का विकास हुआ, वो भी अपभ्रंश से। जो अवहट का काल था वो 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी था, 1100 ईस्वी था। उसके बाद जो है प्राचीन हिंदी का विकास हुआ। उसका कार्यकाल क्या था, उसका समय क्या था प्राचीन हिंदी का? 1100 ईस्वी से 14 ईस्वी तक। तो प्राचीन हिंदी का काल क्या है? वो 1100 ईस्वी से 14 ईस्वी। फिर उसके बाद मध्यकालीन हिंदी आई, उसका विकास हुआ, वो 1400 से 1850 ईस्वी तक। फिर आधुनिक हिंदी, इसका विकास जो हुआ वो 1850 से अब तक जो है वो हिंदी आधुनिक हिंदी मानी जाती है। हिंदी का विकास क्रम क्या है? हिंदी का विकास क्रम है कि सबसे पहले जो है संस्कृत भाषा का विकास हुआ। किसका? संस्कृत का। संस्कृत से पाली का विकास हुआ, पाली से प्राकृत, फिर प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से प्राचीन हिंदी, फिर प्राचीन से मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी से फिर आधुनिक हिंदी। इस तरह हिंदी का विकास क्रम है कि किस तरह आधुनिक हिंदी जो है उसका उद्भव हुआ, उसका विकास होता गया। तो लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब इसके बाद जो है हम हिंदी भाषा से संबंधित ही अगला टॉपिक लेके आएंगे। जब तक हिंदी भाषा पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम व्याकरण पे नहीं आएंगे। तो लगे रहिए, तैयारी अपनी करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।